तो बच्चों आज का टॉपिक है इवोल्यूशन। मेरे को क्या चाहिए पहले डील कर लेना चाहिए था बट थोड़ा लेट हो गया। सो स्टार्ट करते हैं ना। इवोल्यूशन होता क्या है पहले ये जानते हैं। इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम वन सिंपल लाइफ फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म। मतलब ये होता है कि इवोल्यूशन जो रहता है मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो सडनली चेंज नहीं होता बल्कि स्लो स्लो चेंज होता है। मतलब एक सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज जो हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, वही इवोल्यूशन करना है। और इवोल्यूशन का मतलब आपका होता है चेंजेस। मतलब कि आपका क्या बोल सकते हैं इसे एक तरह से आपको कि कुछ न्यू मिलना, कुछ न्यू चेंजेस होना उसमें। जैसा कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें पहले क्या हम लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, हमको एक एग्जाम्पल देते हैं। तो वही है, हमारे पूर्वज बंदर होते हैं, वो धीरे धीरे इसमें क्या चेंजेस हुआ ये आपको दिखाया गया। जैसे पहले ये बंदर थे, फिर धीरे धीरे इनका स्ट्रेट हुए, फिर लोग और स्ट्रेट हुए, देन ह्यूमंस की बॉडीज हुई, थोड़ा थोड़ा इनकी हाइट ग्रोथ हुई, ये सब चीजें बाद में इवॉल्व हुए हम लोग। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट वही कहता है कि दिस चेंज कैन गिव राइज टू अ न्यू स्पीसीज और द स्पीसीज माइट चेंज देमसेल्फ टू बिकम अ बेटर एडेप्टेड टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। क्या होता है कोई भी स्पीसीज में या नई स्पीसीज में चेंजेस जो होता है उसको क्या मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बेटर एडेप्टेशन है। मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होते जा रहा है हम उसको अपने हिसाब से चेंज करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो देखो पहले का इन्वायरमेंट क्या था, हरा भरा जंगल कितना अच्छे से था, उस हिसाब से हम लोग रहते थे। अब जितना जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है हम उसके हिसाब से हम लोग अपने उसको अपने आप को एडेप्ट करते गए हैं, उसमें हम लोग अपने आप को जीने लायक बना लिया है। ठीक है, इसका एक बेटर एग्जाम्पल दिया है बीटल का। बीटल हमारा कौन सा है, एक बेटर एग्जाम्पल है वेरिएशन का, या बोल सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन वो होता है जो कि कोई भी चीज कुदरत कोई भी चीज को खुद सिलेक्ट करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसको आप इससे अच्छा मैं थ्योरी समझाऊंगी, इससे अच्छा आप डायग्राम के थ्रू समझ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा डायग्राम है, इसमें 3 सिचुएशन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड, ये हुआ आपका फर्स्ट सिचुएशन, ये हुआ आपका सेकंड सिचुएशन, ये आपका थर्ड सिचुएशन है। ये सबको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ये आपका फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में क्या बताया गया है कि हमारे पास पहले बहुत सारे रेड कलर के बीटल्स थे। ठीक है, अब जंगल है, जंगल में रेड कलर के बीटल्स है तो कौवे क्या करेंगे, उसको आसानी से खा सकते हैं क्योंकि रेड कलर है, दिख जाएगा। फिर सडनली क्या हुआ, एक वेरिएशन हुआ। सी, ये ग्रीन कलर के बीच में बीटल दिख रहा है, वो वेरिएशन वेरिएशन हुआ। अब कौवे तो पूरे रेड कलर के बीटल्स दिख रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, जब भी उनको कहीं दिखते हैं वो खा जाते हैं। अब ग्रीन कलर दिखा, मतलब यहाँ का जो बैकग्राउंड है जंगल है वो हरा पहले से ही है, और उसमें भी हरा कलर का बीटल हो गया तो उनको तो दिखेगा नहीं, सेम कलर हो जाते हैं। अब इसी कारण उनको ये बेनिफिट मिल गया, मिला इनको बेनिफिट। बेनिफिट ये मिल गया कि वो अब आसानी से छुप सकते थे, उनको मतलब कौवे से डर नहीं था। तो धीरे धीरे के जो रेड बीटर थे वो मरते गए और जो ग्रीन बीटर थे वो बच गए। तो ये क्या है, जो ये वेरिएशन रहा, ये क्या आपका नेचुरल सिलेक्शन, कुदरत ने इसे खुद चुना है। ठीक है, ये आपका हुआ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब लास्ट में क्या पॉपुलेशन सिर्फ ग्रीन की बचेगी क्योंकि रेड बीटर तो मर गए, सब कौवे इसको खा गए। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट, ठीक है, सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या कहता है, ये बाय चेंज फैक्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सडनली पर ग्रीन कलर के बीटल्स रहते हैं, इसमें भी वेरिएशन होता है। बीच में जो है ये ब्लू कलर का बीटल्स आ गया, ठीक है, सडनली चेंज हो गया, ठीक है, वेरिएशन हो गया। अब ये ब्लू कलर के बीटल, अब क्या ब्लू कलर तो एक ही है, रेड कलर की आबादी ज्यादा है तो वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी कॉलोनीज बढ़ाएगा। ठीक है, उसने अपनी बहुत बड़ी फैमिली बना ली, और ब्लू कलर का जो बीटल्स है उसकी छोटी सी फैमिली होगी। ठीक है, अब अचानक से बाय चांस फैक्टर मैंने कहा था इसे, या इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहा जा सकता है, कि एक हाथी ने अपना एक पैर वहां पे रख दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे रेड जो बीटर थे वो मारे गए, तो बच्चे क्या, सिर्फ ब्लू बीटर्स। तो ब्लू बीटर्स ही आगे क्या कहते हैं रिप्रोडक्ट अपनी कॉलोनीज बताया हुआ है, पर इसको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि हरे में तो ब्लू भी दिख जाता है और रेड भी दिख जाता है, दोनों को कौवे खा सकता है आराम से। बट ये बाय चांस फैक्टर था जिसकी वजह से रेड बीटल्स मारे गए और ब्लू बीटल्स बच गए।
ठीक है, जिसको जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने क्यों कहा है ये बता देती हूँ। अगर मान लो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब अचानक से चेंजेस आने, ये जो हमारा ब्लू बीटल्स आ गया वो अचानक से चेंज हो गया, जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल दिया गया था, डायनासोर्स हुआ करते थे, फिर इसका एक मेटेरॉइड है, ऊपर से कुछ आके गिर गया, जो मेटेरॉइड आके गिरा और पूरा क्या धमाका हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे डायनासोर्स मर गए, पूरे डायनासोर मर गए। ठीक है, ये हुआ था ना, सडनली चेंज हो गया पूरा। ठीक है, एक बाई चांस फैक्टर था, सडनली चेंज हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है हमारा, ये थर्ड वाला सिचुएशन, इससे पहले वाला सिचुएशन में थर्ड सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन बता रही हूँ। ठीक है, थर्ड वाले सिचुएशन में क्या करता हूँ, पहले ये जो बीटल्स है वो बहुत मोटे ताजे थे, मस्त उनको खाने को मिलता था, उन्हें खाते थे। ठीक है, फिर सडनली क्या हुआ, वहाँ के जो प्लांट्स है उनको डिसीज हो गई। प्लांट को अगर बहुत बीमारियां होती है, जैसे ह्यूमंस को होती है, वैसे प्लांट को भी बीमारी होती है, तो प्लांट को बीमारी हो गई। अब वो प्लांट की बीमारी, तो बीटल्स क्या खा नहीं पाए, उनको खाना मिला नहीं, तो वो क्या हो गया, पतले दुबले से हो गए। ठीक है, पतले दुबले से हो गए। फिर सडनली क्या हुआ, वो प्लांट अपना ग्रोथ किया, ग्रोथ करके अपना प्लांट मर गया, फिर एक नया प्लांट उगा जिसमें कोई बीमारी थी नहीं, तो वो फिर से क्या करे, जो पतले दुबले बीटल्स थे उन लोग को बहुत सारा खाना मिल गया फिर से, तो खा खा के वो क्या कर गए, एक में मोटे ताजे हो गए पहले जैसे। तो इसे हम बोलेंगे फिनोटाइपिक वेरिएशन, क्योंकि इनको कुछ और चेंज, जेनेटिक्स चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस इनको ऊपर ही खाना मिला, नहीं मिला तो इतने पतले हो गए, फिर मिल गया तो अचानक से मोटे ताजे हो गए, फिनोटाइपिक वेरिएशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब जो हमने अडॉप्ट किया, या फिर हमने एक्वायर्ड किया, या बोल सकते हैं कि एक्वायर्ड किया ही बोल सकते हैं मोस्टली, तो या अडॉप्ट किया बोल सकते हैं। ठीक है, और इनहेरिटेंस जो हमको मिल रहा है। ठीक है, पहला वाला पॉइंट है इसका है, दिस आर द ट्रेड्स विच आर डेवलप इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। ये क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेड का सिंपल सा व्यक्ति को एडप्ट किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्रिकेटर्स का देख लो या सिंगर्स, उनको पूर्वजों से कुछ नहीं मिलता, वो खुद ब खुद उस चीज को सीखते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होंगे जिन स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उनको उनकी फैमिली कोई स्पोर्ट्स में थी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो क्या कहे, अच्छे क्रिकेटर्स बन गए, कोई कोई फुटबॉलर अच्छा खेल लेता है, तो उन्होंने क्या किया, वो चीज को एडप्ट किए। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या रहता है, दिस आर द ट्रेड्स व्हिच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये क्या, जो जो भी ट्रेड्स हमारे डीएनए हो गए, ये क्या होता है, कुछ कुछ क्वालिटीज हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो जाती है। ठीक है, पर कुछ चीजें हैं हम लोग खुद ब खुद अंदर से एक्वायर्ड में क्या करते हैं, हम खुद अपने आप को डेवलप कर लेते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन में। ठीक है, दूसरा हमारा है, हम लोग ये अपने प्रोजेनी को पास नहीं कर सकते, मतलब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को ये पास नहीं कर सकते। अगर मान लो कि मैं अच्छी, अब मान लो कि मैं एक अच्छी सिंगर बन गई, ओके, मैं सिंगर हूँ, गाती हूँ अच्छा, क्या जो मेरे बच्चे होंगे वो भी गाएंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो एक्टर अच्छे हो, जरूरी थोड़ी उनके उनके बेटे को भी एक्टिंग आती होगी, जैसे मानो अमिताभ बच्चन है और उसका बेटा ले लो अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन कितना अच्छा एक्टिंग करता है, बहुत अच्छा हम लोग बोल सकते हैं, बट उनका उसका बेटा टोटली डिफरेंट। ठीक है, वैसे है इनहेरिटेंट ट्रेट, इसमें क्या होता है, वो हम लोग अपने जो भी जेनेटिक्स है वो अपने प्रोजेनी को ट्रांसफर करते हैं, मतलब कुछ जो क्वालिटीज है वो अपने बच्चों पर भी हमको मिल जाती है। जैसे कि वो हम बोलते हैं ना कि हम, ये तो हमारे जैसे दिखता है, मेरा बेटा समझ में आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स। ठीक है, तीसरा है इसमें एक्वायर्ड में, दे कांट डायरेक्ट इवोल्यूशन, ये डायरेक्टली इवोल्यूशन नहीं करता, और इसमें क्या है, ये इवोल्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, एक्वायर्ड में डायरेक्टली इवोल्यूशन करता है। अगर मान लो जो हम लोग ने देखा कि फिनोटाइपिक, यहाँ पे आपने दिखा था फिनोटाइपिक, ये वाला पॉइंट फिनोटाइपिक वेरिएशन, जिसमें क्या किया उसने, एक्वायर्ड किया था, पहले खाना मिला तो अच्छे खाते मोटे हो गए, फिर नहीं मिला तो पतले हो गए, ये वाला हुआ था। वैसे ही क्या डायरेक्ट इवॉल्व क्यों हो रहा, नहीं हो रहा। अब वो क्या कहता है, हमको मिला खाना तो लूज वेट आप करोगे, कभी लूज गेन कर लोगे, वेट गेन कर लोगे, ये चीज है। और दूसरे इसमें इनहेरिटेंट ट्रेड में क्या आता है, इवोल्यूशन में हेल्प करता है। वक्त के साथ साथ किसी की आंखें चेंज हो जाएगी, आंखों के अंदर जो रेटिना है वो चेंज होकर कलर चेंज हो जाता है ना, मतलब किसी की आंखें ब्लैक है तो किसी की ब्लू दिखती है, कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, हेयर्स में चेंज कलर का आ जाता है, ब्लैक है किसी को ब्राउन दिखते हैं हेयर्स, ये चेंजेस, ये होता है इवोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन होता क्या है, कि या इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी थी, ये मान लिया जाए तो जेबी लैमार्क वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम लैमार्क था,
जेबी लैमार्क वो एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इवोल्यूशन के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, वो थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है। और फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली, उन्हीं को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे एंड बायोलॉजिस्ट भी दोनों थे। ठीक है, वो ने क्या किया था, 5 ईयर एक शिप था जिसको HMS बर्ज नाम का एक शिप था, उसमें उन्होंने क्या किया था, एक 5 साल तक घूमे थे, अलग अलग जगह गए, अपनी क्या लिखे थे, इवोल्यूशन के बारे में लिख रहे थे थ्योरीज, तो अलग अलग जगह गए, घूमे। लास्ट में उनको सबसे ज्यादा हेल्प कौन से आइलैंड से मिला, गैलापागोस नाम का जो था, गैलापागो नाम का जो आइलैंड था, उसमें सबसे ज्यादा उनका हेल्प मिली, किसमें, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखने में। ठीक है, सबसे ज्यादा हेल्प वही किया। ठीक है, वॉल आइलैंड, बाकी उन्होंने 5 साल तक बहुत जगह घूमी थी। ठीक है, लेटर ऑन चार्ल्स डार्विन गेव एंड came and gave the theory of natural selection of Darwin। फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। फिर इस थ्योरी के मतलब कि अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो इवोल्यूशन है वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर क्या रहता है, अगर रहता है या डिपेंड रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, in 1953 he published a book called origin of species। 1953 53 1959 सॉरी 1959 को उन्होंने अपनी एक बुक को पब्लिश की थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब वो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। ठीक है, और एक में डिटेलिंग बताई थी हर चीज के बारे में, ये सब। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं लैमार्क और डार्विन, दो लोग थ्योरी दिए थे, हमने यहाँ पे बताया था आपको। ये था जेबी लैमार्क जो फर्स्ट साइंटिस्ट है, और दूसरा जिन्होंने पहली बार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, पर उनका किसके बेस था, एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर बेस था। और वही चार्ल्स डार्विन था जो कि फादर ऑफ इवोल्यूशन थे, मैं तो उनको कहा जाता है, उनका नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस था। दो थ्योरी है, अब इन्होंने कैसे बताया था। लामा का कहना, जो साइंटिस्ट है उनका कहना था कि जो जिराफ होते थे पहले, वो क्या थे, छोटी गर्दन के होते थे जिराफ, तो उनके नीचे के पौधे खाते थे, जितने छोटे छोटे पौधे नीचे घास वास दिख रहे वो खाते थे। एक टाइम ऐसा आया जो नीचे की घासें थी वो खत्म हो गई। अब नीचे की घासें खत्म होगी तो उनको ऊपर की घासें खानी पड़ेगी। हाँ, तो ऊपर की घासें उन्होंने खाने की कोशिश किया, और इस चक्कर में कोशिश करते करते उनकी जो छोटी गर्दन थी वो लंबी हो गई, और वो ऊपर के पौधे खाने लगे। ये था लामार्क की थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, पर डार्विन का कहना क्या था कि जिराफ थे जो एक छोटी गर्दन के थे, एक भी छोटी गर्दन के, और कुछ लंबी गर्दन के थे, और कुछ जिनका गर्दन दोनों के बीच इंटरमीडिएट था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो उन लोग भी क्या करते थे, सब तीनों की तीनों वो क्या करते थे, नीचे की घास खाते थे। एक टाइम पे घास खत्म हो गई तो उन लोग ऊपर का जो पेड़ था उसमें की पत्तियां खाने की कोशिश की। अब जिसकी गर्दन लंबी थी वो तो आसानी से खा लेगा। ठीक है, पर जिसकी गर्दन छोटी थी या इंटरमीडिएट थी, हो सकती है बीच का, तो उसका क्या हुआ कि वो खा नहीं पाया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, मारा गया। ये देखो, मारा गया ना, मारा गया या मर गया बोल सकते हैं, अपने आप मर गया। तो इसमें क्या है, ये डार्विन का है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये आपका डायग्राम के थ्रू मैं यही बताना चाहती थी। अब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अब स्पीसीज का ओरिजिन कहाँ हुआ, आफ्टर अ सक्सेसफुल expeditions on HMS Burge, Charles Darwin wrote a book on what he observed on Galapagos आइलैंड। ठीक है, बहुत यानी मतलब उन्होंने जो 5 साल का एक्सपीरियंस किया हर HMS बर्गस नाम का एक शिप था उसमें, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपनी बुक लिखी जो कि इवोल्यूशन की बेस थी। उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने क्या लिखा, ऑब्जर्व किया, गैलापागो आइलैंड्स में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उस बारे में लिखा। ठीक है, दूसरा है उसको, सॉरी, हम वो बुक का नाम उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रखा। उसको डिटेल उसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी डिटेलिंग लिखी, और सबसे और मोस्ट बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड था, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, मतलब कि जो कि कुदरत ने खुद ब खुद किस चीज को सिलेक्ट किया है और किस चीज को नहीं किया है वो सब के बारे में, और जिसको किया है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या हुआ, उनके हर डिटेलिंग पार्ट्स उसमें उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, आइलैंड थ्योरी। ठीक है,
अब ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जेबीएस हैडन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिन्होंने ये वो थ्योराइज दैट लाइफ ओरिजिन फ्रॉम द ऑर्गेनिक और लाइफलेस मैटर। उनका एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ऑब्वियसली बात है, जेबीएस हैडन, ठीक है। उनका कहना है कि लाइफ जो ओरिजिन हुई है, मतलब हमको जो बोल सकते हैं एक स्रोत है उसका, वो क्या है, ऑर्गेनिक और लाइफलेस मैटर, मतलब कि कोई ऑर्गेनिक चीजें और जो कि ऑर्गेनिक चीजें से, या फिर जो लाइफलेस मतलब कि जैसे कि जिसका कोई यूज नहीं है उस चीज से वो मिलके हमारा क्या हुआ है, लाइफ का ओरिजिन हुआ है। इसे प्रूफ किया था यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, एक जार लिया था, एक इक्विपमेंट बनाया, उसमें उन्होंने सॉइल, एयर, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कुछ कुछ केमिकल्स मार के एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट होके क्या हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, जिसी को आपको क्या अबायोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। इसका अगर और कुछ पढ़ना हो, अगर कोई भी डाउट्स होगा तो मुझे फिर से बताना, मैं इसके बारे में फिर से डील कर लूंगी, ठीक है। बट ये आपके असल में टॉपिक में था नहीं, असल में इतना कुछ डिटेलिंग ज़्यादा था नहीं, मुझे जितनी डिटेलिंग दिया था मैं उससे ज़्यादा डील कर दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए करके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी एविडेंस फॉसिल। आप जानते हो फॉसिल के बारे में, फॉसिल क्या होता है, जो आपको मिलता है ना डायनासोर्स के हड्डियों का ढांचा बोलते हो, जो आपको जमीन के अंदर से मिलते हैं और आप लोग देखते हैं म्यूजियम्स में जाके कि हाँ ये पहले ये डायनासोर्स थे, ये डायनासोर्स थे, इनका स्केलेटन्स मिला है, ये सब चीजें, ठीक है, उसी को हम फॉसिल कहते हैं, ठीक है। There are plenty of pieces of evidence to support the theory of evolution। अब जानते हो कोई भी आपको पीस मिल गया, मान लो कि आपने कहीं जा रहे हो, आपको कहीं से मतलब कहीं खुदाई चल रही है, अब उसमें उनको डायनासोर्स का या उसका छोटा सा पीस मिल गया, तो उन्होंने क्या पूरी जगह को खोदते किया, हो सकता है कि पूरा स्केलेटन अंदर दबा हो, तो वही छोटे से पीस से या किसी चीज का क्या हो हमको पता चलता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, मतलब कि उस टाइम से अभी तक कितना चीजें इवॉल्व हो चुकी है, ठीक है, हमको हेल्प मिल जाती है। फॉसिल हैपन टू बी अ बिगेस्ट ऑफ दैम, ठीक है। फॉसिल्स हमारी बहुत मतलब कि बोल सकते हैं एशियन टाइम्स है, ये पूरे मैं लाइंस के इसमें बता देती हूँ। फॉसिल्स जो है आपको मिल जाती है, जिसमें हमको पता चलता है, एक इमेजिनेशन मिल जाता है कि पहले ये डायनासोर थे, उनको पीक कैसे बनाते हैं, उन लोगों को भी तो फॉसिल्स मिलता होगा, तभी तो उनको एज्यूम करते होंगे हाँ वो ऐसे दिखते होंगे करके, तो उस हिसाब से उनकी पीक्स ये चीज आपको पता चलती है। आपने देखा इतने सारे टाइप के, या आपने मूवीज देखा होगा डायनासोर के बेस में इतना सारा मूवीज आती आई है, तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, हम लोग जो फॉसिल्स हम लोग कहते हैं बहुत एशियन बहुत पुराने एनिमल्स हैं, जो कि या कुछ प्लांट्स के भी फॉसिल्स मिल जाते हैं, पता नहीं कोई पुराने पौधे मिल गया उनका कोई पत्ता दबा हुआ या उसका निशान मिल गया, अरे हाँ पहले ये पत्ते दबे हुए थे तो उसका निशान मिल जाता है, तो वो चीज को हम लोग क्या करते हैं म्यूजियम में सजा के रखते हैं, तो हमको पता चल जाता है हाँ यार बहुत साल पहले ऐसे पौधे हुआ करते थे जो अभी नहीं है करके, जो आप लोग को बताने के लिए आपको बताया जाता है इस के बारे में, ठीक है। अब के फॉसिल्स का हमको एनाटॉमी या फिजियोलॉजी सब ऑर्गेनिज्म हम लोग पता करते हैं उसके बारे में, क्या है क्या नहीं, कैसा दिखता था, या कुछ भी छोटा सा उसका पार्ट्स मिल गया तो उससे हम पता करते थे नहीं एक्चुअल में कैसा था, और इसका कुछ डीएनए तो मिल नहीं सकता, अगर प्रेजेंट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, तो उस चीज़ से हम लोग उसका क्या करते हैं कैरेक्टर्स या फिर उसके इमेज प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है आपको अभी वो चीज़ देखने के लिए मिलता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो हमको पुराना है उसको हम लोग बनाने की फिर से कोशिश करते हैं कि हाँ वो उसका अगर अभी कुछ फॉर्मेशन किया जाए तो क्या पहले जैसे एनिमल्स अभी भी दिख सकते हैं या प्लांट भी सकते हैं, तो कभी कभी कुछ कुछ सक्सेसफुली मिल जाता है तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं यार नहीं ये लुप्त हो गया था अब हमको फिर से देखने के लिए मिल रहा है, यही चीजें हैं, ये आपको फॉसिल कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये डायनासोर्स के ढांचे दिख रहे हैं, ये फिश का ऐसे हमको मिल जाता है, ये टॉर्टोइस का, इससे आपको दिखाया जाता है कि हाँ पुराने जमाने में ऐसे थे, या फिश हमको ऐसे मिल गई तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा, ये क्या होगी, कौन सी फिश होगी, इस चीज के बारे में। ये टॉर्टोइस है तो कितना पुराना स्केलेटन है इसका, कितने साल हो गए इसको मरे हुए, पहले कैसे दिखता था, कैसे हुआ करता था, ये सब चीजें, ठीक है। The voyage of the
बर्ज बर्जर। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, जो उन्होंने क्या किया था, एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, in 1981, sorry, 1931, when Darwin was just 22 years old, he set sail on the scientific expedition on the ship called as HMS Voyager. He was a naturalist on the voyage। ठीक है, 1931 को क्या हुआ था, जब डार्विन से 22 साल के थे, उन्होंने क्या किया, एक सेल में मतलब कि एक नाव में बैठा, और एक जो शिप थी उनकी, कहते हैं एचएमएस वॉयेजर नाम की एक शिप थी, उसमें उन्होंने क्या किया, एक तो वो नेचुरलिस्ट मतलब नेचर से बहुत प्यार करते थे, नेचरलिस्ट थे, तो उन्होंने अब सोचा कि हम थोड़ा घूमा जाए, नेचर को और जानना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें होती है करके, तो उन्होंने अपनी सफर स्टार्ट किया। उन्होंने क्या अलग अलग जगह जाके ऑब्जर्व किया, हर चीज को कलेक्ट किया, स्पीसीमेंस अगर बोला जाए तो हम लोग पता है ना कुछ चीज का मतलब एक तरह का बोल सकते हैं, कहीं आपको कुछ चीज मिल गया तो आप उसके पत्ते या कुछ चीज कलेक्ट कर लोगे, फॉसिल मिल गया, ये पत्थर मिल गया, ये पत्थर में कुछ चित्र बना है तो आप उसको कलेक्ट कर लोगे, ये सब चीजें उन्होंने किया था। जहां जहां वो गए थे वो हर जगह पे कुछ ना कुछ ढूंढते या ऑब्जर्व करते हुए जा रहे थे। ठीक है, आपको एक मैप में इसके बाद एक मैप होगा, उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ उन्होंने अपना अपना रूट कहाँ कहाँ लिए, जस्ट लाइक दिस। ये यहाँ से स्टार्ट होके वो इतनी इतनी जगह पे पूरा घूमते हुए, यहाँ से घूमते हुए वो हर जगह गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ये आपको मैप दिखा, अब उनको पूरे 5 साल लग गए उस चीज में, हर जगह घूमा, पूरा ग्लोब जहां जहां वो गया हर चीज को ऑब्जर्व किया, उसका स्पेसिमेन उठा लिया, जो जो उनको लगे कलेक्ट कर लिए, और उसके बारे में उन और जानने की कोशिश किया। ठीक है, बहुत जगह एक्सप्लोर किया इतनी, एंड while he was away a former teacher published Darwin's account of his observation. By the time Darwin finally returned to England, he had become famous in Europe. अब क्या कहे, एक टीचर था जिसने क्या किया, जो भी कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया था इतने सालों में, 5 साल ले लो या 5 साल से ज्यादा टाइम तक, उन्होंने जितने चीज देखा ऑब्जर्व किया, हर जगह घूमा, उसके बारे में और डिटेलिंग जानी, तो वो चीज को उन्होंने पब्लिश किया। तो जब डार्विन वापस इंग्लैंड आए, तो वो एक क्या है, एक फेमस नेचुरलिस्ट बन गए थे। ठीक है, क्योंकि वो चीज मतलब वो पता है कि फादर ऑफ इवोल्यूशन क्यों कहा जाता है उन्हें, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन क्यों किया, कि कोई भी चीज कुदरत कैसे चूज करती है, कि अगर मान लो कि कई सारे पौधे हैं, पर कुछ पौधे उस चीज को अडेप्ट कर लेते, वो क्या करते हैं, कुछ चीज जी जाते हैं और कुछ चीज को बढ़ जाते, किसी पानी से सुनामी आ गई, मान लो साइक्लोन आ गया तो वो चीज बढ़ जाती है, तो ये क्या हुआ, कुदरत के थ्रू ही सिलेक्ट हुआ, यही चीज किया गया था, इन्होंने यही चीज खोजा। ठीक है, ये उन्होंने कहा का सफर किया था जो मैं आपको बताई हूँ, यहाँ से जहां जहां वो पूरा ये मार्ग बना हुआ, ये उतनी जगह पे ये पूरा घूमे हैं, और वहां से वो लोग हर चीज ऑब्जर्व किया। ये पुराने जमाने के नाम है, जब वो इंग्लैंड के उधर साइड में पूरे नाम हुआ करते थे अजीब अजीब से, बट अभी ये ऐसा कुछ नाम नहीं है, चेंज हो गए सब नाम। अब डार्विन ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था ये बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लॉन्ग voyage डार्विन मेड मैनी ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्ड हिम फॉर्म अ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, बहुत लंबे तक व्याज में घूमते घूमते उन्होंने बहुत सारी चीज ऑब्जर्व किया, जो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में लिखने में। ठीक है, पहला उन्होंने रेन फॉरेस्ट गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में विजिट किया, बहुत सारे नए नए घर देखे, वहां पे जानवर देखे, प्लांट देखा, जो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि वाओ, लाइफ ऐसे रहती है। जैसे कि आप डिस्कवरी देखते हो, डिस्कवरी में बहुत से एनिमल्स दिखाए जाते हैं जो आपने कभी इवन कभी यहाँ पे देखे नहीं होंगे, वो चीज आपको अफ्रीका के जंगल में या जहां जाके वो जंगल में दिखाता है, वो सब जानवर हमको देखने मिलते हैं, तो हमको खुशी मिलती है ना, कि मतलब इतना सारे चीजें हैं, इतने सारे जानवर है, पौधे हैं जो कि हमने कभी देखा नहीं, थोड़ी बहुत खुशी होती है। तो ऐसी खुशी इनको भी हुई थी। ठीक है, और प्रत्येक नेचुरली से मतलब उनको कुदरत से तो बहुत ज्यादा प्यार था, तो उनको और ज्यादा खुशी हो गई। अब उन्होंने अर्थ क्वेक को जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस दिया था, उन्होंने फिर अर्थ क्वेक आया, उसमें जो फ्लोर है 2.7 मीटर तक क्या होते थे, डाउन हो जाती है, तो वो चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने फॉसिल जो कि मतलब एक ढांचा मतलब जो मतलब ना समुद्र में शेल रहती है,
शेल का जो अगर कोई पत्थर में अगर मैं कई सालों तक किसी चीज को दबा के रहे तो उस चीज का निशान मिल जाता है, वो चीज उन्होंने एक पत्थर पे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उन्होंने देखा था माउंटेन देखा, सी का जो लेवल होता है ना, जब क्या बोलते हैं सुनामी आती है, जब समुद्र का पानी एक में हाई इसमें पहुंच जाता है और पूरा लेके डूब जाता है, वैसे टाइप का उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, उन्होंने ऐसे बहुत सारी नेचुरल चीजें ऑब्जर्व किया था जो उन्होंने कभी देखा नहीं था। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे चीजें जो भी अर्थ का सरफेस से लेके अर्थ क्वैक से लेके साइक्लोन से जो जितना चीजें वो ऑब्जर्व कर सकते थे उन्होंने किया। हम उन्हें जाइंट एनिमल बोलते हैं, बड़े बड़े जानवर और रैप्टाइल्स मतलब छिपकली जैसी चीजें, वो चीज को भी उन्होंने उसका फॉसिल देखा। कई चीज जैसे दबा हुआ था तो उसको तोड़ तोड़ के निकाल के फॉसिल देखा, वो चीज को ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये इनका ऑब्जर्वेशन हुआ पूरे चीज से। जैसा एक देखो, ये इतने जानवर पहले देखा था, ये ऐसा टाइप का जानवर तुमने देखा नहीं ना, ये सब चीजें उस टाइम के हैं। ठीक है, ये तो स्केलेटन है, पर ये भी बहुत पुराना ही है ना जानवर, जो हमने कभी देखा नहीं था ऐसे टाइप का। ये सब चीजें उन्होंने उस समय ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने क्या कहते हैं गैलापागो आइलैंड में किया था, जैसे कि यहाँ पे दिखा है डार्विन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वेयर मेड ऑन द गैलापागो आइलैंड। This is a group of 16 small volcanic islands 966 kilometers off the west coast of Ecuador, South America। ठीक है, अब उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखा था, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं जो कि उनके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, जो कि गैलापागो आइलैंड में उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि 16 स्मॉल वॉल्केनो, वॉल्केनो जानते हो ना आप, एक तरह से क्या बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, आइलैंड थे जो कि 966 किलोमीटर मतलब 600 माइल्स के वेस्ट की तरफ थे, जहाँ पे कहा था साउथ अमेरिका, वहां पे एक्यूडो नामक जगह, वहां पे साउथ अमेरिका की तरफ। ठीक है, वहां पे उन्होंने देखा। फिर उन्होंने देखा कुछ रॉकी ड्राई एरियाज देखे, डिफरेंस नजर आया उनके, अच्छी मिट्टियां देखी, बहुत ज्यादा रेनफॉल्स देखे, प्लांट एनिमल देखे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइलैंड्स देखे, मतलब कि एक टापू बोल सकते हैं, अलग अलग तरह के टापू देख रही है उन्होंने। कहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो कहाँ पे सॉइल कैसा हो जाता है, वहां पे जानवर कैसे निकलते हैं, क्या चीज होता है, वो हर छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते लगे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक बड़ा सा टॉर्टोइस देखा था, वो एक आइलैंड में दिखे थे। हाँ, वो एक सैडल शेप में था, या उसमें एक सैडल शेप का शेल देखा। सैडल मतलब कि एक तरह का बोल सकते हैं, मुड़ा टाइप का, एक नहीं क्या बोल सकते हो तो। कछुए को देखे हो ना, मैं इसका एक डायग्राम अगर होगा तो बता देती हूँ। नहीं, इसका डायग्राम मेरे पास नहीं है, होगा तो मैं बताऊंगी इसका। ठीक है, और इन लोग ने बहुत अलग अलग मतलब जितने भी कछुए थे, सबका जो ऊपर का कवच जो बोलते हैं ना, मोटा सा एक शेड रहता है, वो अलग अलग तरह के था। किसी का एक में बहुत ज्यादा गहरा था, किसी का सिंपल था। हम्म, ऐसा टाइप का इनका शेल था। ठीक है, अब सॉरी, सो सॉरी, हम कहा थे दिस वन। ठीक है, हम्म, अब इसमें क्या हुआ, पीपल हु लिव्ड ऑन द आइलैंड कुड बी टेल द आइलैंड ऑफ टर्टल कम फ्रॉम बाय इटसेल्फ। ठीक है, अब वहां पे जो लोग रहते थे वो बताते थे, वो साइलेंट के लोग, कि टर्टल्स आते थे यहाँ पे, अपने शर के साथ ही आते थे। उनके हिसाब से उनका ओरिजिन स्पीसीज की थिंकिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे उनकी थिंकिंग स्टार्ट हो गई थी कि अब स्पीसीज का ओरिजिन हुआ तो हुआ कैसे, इस बेस में स्टार्ट हो गया। ठीक है, he wondered how each island came to have its own type of tortoise। अब उनका वो ये सोचने लगे थे कि अब जितने भी आइलैंड थे हमने देखा, वहां पे बहुत सारे तरह तरह के छोटे छोटे टापूज थे, तो हर टापू के जो कि कछुए थे वो अलग अलग तरह के होंगे। अब अलग अलग तरह के तो उनकी और जिज्ञासा बढ़ गई, अरे वाह, अलग अलग तरह के हैं, मतलब कि इनके बारे में जानना चाहिए, क्या है, कहाँ से आए, कैसे हुआ, इनका क्या इन सबको अलग अलग करता है, इनके शेल्स में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें जानने की उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ये जो चिड़िया है, चिड़िया क्या है, धीरे धीरे इवॉल्व होती है। एक ही चिड़िया है पर उसकी स्पीसीज इतनी सारी है। सी, ये एक छोटी सी चिड़िया, उसकी स्पीसीज, किसी की चोंच एक भी धीरे धीरे इवॉल्व होगी तो किसी की चोंच लंबी होगी, किसी की छोटी चोंच है, फिर किसी की ऐसी चोंच बन गई, किसी की ये ऐसा टाइप हो गया, किसी का मुड़ा चोंच, किसी का ऐसा चोंच। यानी एक ही चिड़िया बट इनके जो जो पिक रहता है जहां से लोग कीड़े या कुछ भी खाते हैं वो सब अलग अलग है, धीरे धीरे सब में चेंज हो गया। कुछ क्या हो गया, सिर्फ बीटल्स खाने लग गई, कुछ क्या करी कि कुछ बीज, ये बीज खाने लगी है, ये बीटल्स को खाने लग गई, ये फ्लावर खा करने लगी। ये सब का अलग अलग काम हो गया, सब ये इंसेक्ट खाती है, ये फिर नेक्टर मतलब कि जो फूल का रस होता है वो पीती है, ये सब का अलग अलग अब इसमें इवॉल्व हुआ, तो इनका खाने का भी चेंज हो गया, जैसे इनकी चोंच रहेगी वैसी चीजें हम लोग खाएंगे। ठीक है। एमेडिलो और ग्लाइटोडोन, ठीक है। पहले क्या रहता था, ऐसे टाइप से एमेडिलो रहते थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, चेंजेस आ गए, चेंजेस आके ग्लाइटोडोन हो गया। ठीक है। मतलब क्या हो सकता है, हम लोग पहले बड़े हो या छोटे हो, जैसे भी हो, अभी वो हम लोग टोटल चेंज हो गया। इस टाइप का जानवर आपने देखा है, ये इवोल्यूशन, ये कुछ कुछ इन लोग ने इंपॉर्टेंट चीजें ऑब्जर्व किए थे कैरपेना आइलैंड पे। ठीक है। थैंक यू, यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है इवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। अगर कोई डाउट्स होंगे तो मुझे पूछ लेना, मैं अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगी।